तो चलिए बुआरे, आज हम लोग साइंस का झारखंड बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट के लिए सेट 2 करेंगे। तो जो बच्चे बुआरे इस चैनल पर नए हो, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए और ज्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर लाते रहें बुआरे। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए सेट 2 का सेक्शन ए हम लोग लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बुआरे कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसमें से आपको 5 का जवाब करना है। तो चलिए बुआरे सेक्शन ए के लिए हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बुआरे सबको पता है बुआरे कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक SI मात्रक क्या होता है बुआरे? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बुआरे कि किसी विद्युत धारा को मापने के लिए, किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है बुआरे, अगर धारा मापना है तो आमीटर का प्रयोग होगा। तो किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन का बुआरे आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। कह रहा है बुआरे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखें, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं? हां या ना में आपको जवाब देना है बुआरे। ये तो बुआरे क्वेश्चन नंबर 1 का आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है बुआरे प्रतिरोध का मात्रक। तो सभी बच्चे को पता होगा ही प्रतिरोध का मात्रक बुआरे, ठीक है, ओम। इसका संकेत ये है बुआरे, होता है। अब कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं। तो बुआरे आप लोग सभी बच्चे को पता है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। तो लिख देंगे हां, चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। इससे ज्यादा लिखने की बुआरे आवश्यकता नहीं है, एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। जितना एग्जाम में जवाब लिखना है उतना ही करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बुआरे तो सभी बच्चे को पता है, ये सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है बुआरे जिसको हम लोग, बहुत ही मुलायम धातु है, इसको हम लोग आराम से आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सोडियम और पोटेशियम लिख दीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बुआरे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिया हुआ है बुआरे CH3CO, CH3 एसीटोन है बुआरे, प्रोपेन 2 और इथीन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो बुआरे देखिए CH3 है, CO है और CH3 है, और दूसरा क्या है बुआरे? इथीन दिया हुआ है। तो बुआरे एक चीज तो गौर कीजिए, इसमें ये कीटोन है, तो इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह हो गया? ये CO बुआरे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसका प्रकार्यात्मक समूह हो गया बुआरे? कीटोन का। और ये C2H4 बुआरे आपका, तो इस C2H4 में तो आपका ये अल्कीन है, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंधन होता है, तो यहां पर हम लिख दिए बुआरे अल्कीन। तो इस कार्बनिक यौगिक में बुआरे क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये कार्बनिक यौगिक दिया है, ये एसीटोन है, प्रोपेन 2 है, इसका IUPAC नाम। इसमें क्या है? ये CO क्या है बुआरे? प्रकार्यात्मक समूह है यहां पर, तो ये कीटोन कहलाता है, ठीक है। और ये C2H4 बुआरे आपका इथीन है जो एल्कीन है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बुआरे। चाहे बोर्ड में जगह नहीं है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बुआरे अगला क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है? व्हाट इज फॉसिल? तो बुआरे अगर हम लोग जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म को अंग्रेजी में हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। इस फॉसिल्स का मीनिंग होता है बुआरे खोद कर प्राप्त की हुई वस्तु या चीज, ठीक है, खोद कर प्राप्त की हुई वस्तु, ठीक है। अगर इसके हम लेटरल मीनिंग की बात करें तो बुआरे जीवाश्म को एक सिंपल तरीके से बुआरे आप डिफाइन कर सकते हो। देखिए डेफिनेशन को यहां ध्यान से देखिए बुआरे, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन लिखा है बुआरे हमने। कह रहे भूकंप या अन्य प्राकृतिक घटना के कारण
पृथ्वी पर दबे हुए मृत प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दाब के आने के कारण उनकी छापें चट्टानों पर उभर आती है और काफी दिनों के बाद ये छापें क्या हो जाती है बुआरे, पक्की हो जाती है, पक्की बन जाती है, ठीक है। और जिसे हम लोग क्या बुआरे कहते हैं, जिसे हम लोग जीवाश्म का नाम देते हैं या जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो ये बुआरे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 बुआरे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बुआरे वंशानुगत, ठीक है, लक्षण से आप क्या समझते हैं। बुआरे ये तो एकदम सिंपल सा बात है बुआरे कि माता पिता का लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में जाता है, ये क्या कहलाता है, वंशानुगत लक्षण कहलाता है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे बुआरे, क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर को कैसे लिखोगे। माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे समझिए कि माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं बुआरे, वंशानुगत लक्षण कहते हैं। संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को बुआरे हम लोग वंशानुगत लक्षण कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा बुआरे हमने लिखा है कि माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को बुआरे वंशानुगत लक्षण कहते हैं। तो चलिए बुआरे ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बुआरे देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे बुआरे। कोई भी आप खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए ना, ज्यादा कुछ इसको एक्सप्लेन करना नहीं आपको, तो दिखा दीजिए ना। घास पिछले सेट में भी हम लोग किए थे बुआरे, टिड्ढा, ठीक है, मेढक, सांप, बाज। कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं बुआरे, सिंपली यहां पर क्या पूछा है, खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए। तो ये घास, टिड्ढा, मेढक, सांप, बाज, तो ये बुआरे आपका आहार श्रृंखला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी क्लियर हो गया बुआरे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी के लिए मूव करते हैं। सेक्शन 1 में हम लोग बुआरे सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन बी में बुआरे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं। आप लोगों को पता ही है सेक्शन बी में बुआरे 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 5 का जवाब करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए बुआरे आपको 3 अंक होगा बुआरे, 3 अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बुआरे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओम का नियम बताइए। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और इसके बाद क्या कह रहा है बुआरे, प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले बुआरे हम लोग प्रश्न संख्या 8 के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं बुआरे। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बुआरे, ये ओम का नियम कह रहा है लिखने के लिए, ओम्स लॉ। बुआरे काफी बढ़िया क्वेश्चन है और सभी बच्चों को पता होगा बुआरे कि ओम का नियम की नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर जो होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे बुआरे, नियत ताप पर चालक के सिरों का विभवांतर, विभवांतर बोले तो बुआरे V, नियत ताप पर चालक के सिरों का विभवांतर क्या होता है बुआरे, उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उससे प्रवाहित विद्युत धारा के, प्रवाहित विद्युत धारा बोले तो I के समानुपाती होता है। क्वेश्चन में बुआरे V और I के बीच रिलेशन भी पूछा है, तो यहां तो क्लियर है ही बुआरे कि V समानुपाती क्या होगा, I होगा। ठीक है, V विभवांतर है और I क्या है बुआरे, धारा है। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बुआरे यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा R, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V = IR। और इसी R को बुआरे हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध। यहां R क्या है बुआरे, चालक का प्रतिरोध। ये तो ओम का नियम क्लियर हो गया, V और I के बीच रिलेशन हो गया बुआरे। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है बुआरे, प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि बुआरे रेजिस्टेंस।
जो सभी बच्चा को है ना पता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है वो, अरे विरोध करना। तो क्या होता है इस गुण के कारण, क्या है आप सिंपली कह सकते हो कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, वो प्रतिरोध होता है। तो आप ऐसे एकदम सिंपल वे में लिखिए कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या कहलाता है वो, अरे प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई यूनिट भी लिख दीजिए, एसआई मात्रक भी लिख दीजिए। इसका एसआई मात्रक सभी बच्चे को पता ही है, ओम। तो चलिए वो वाली ये क्वेश्चन भी क्लियर है, सिंपल सा है। ओम का नियम कि नियत ताप पर चालक के सिरों का विभवांतर जो होगा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, तो भी समानुपाती आई तो भी इक्वल टू आई आर हो गया। आर चालक का प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध क्या हुआ कि चालक का वह गुण जिसके कारण वो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए वो अरे काफी आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो अरे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण को लिखना है। वो अरे तो सिंपली चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो क्या होता है वो, अरे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और विकर्षण प्रभाव को अनुभव किया जा सके, या सिंपली आप कह सकते हैं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। फिर से गौर कीजिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है वो अरे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण पर अगर हम बात करें वो अरे, तो पहला गुण आप ये लिख दीजिए कि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी काटती नहीं है बुआरे। इसके अलावा और भी आप गुण लिख सकते हैं, यह चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से वक्र रेखा में चलकर दक्षिण ध्रुव में जाती है। ठीक है, तो बाबू इतनी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के दो गुण को ही लिखना है। तो ये दोनों गुण को लिखिए बुआरे, और चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन है बुआरे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के दो गुणों को लिखें बुआरे। तो ये आपका बुआरे इस क्वेश्चन का जवाब है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग मूव करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है बुआरे, संचारण किसे कहते हैं, इसे सुरक्षा के उपाय बतावे। तो बुआरे सिंपल सा है संचारण, यानी आप इसको ऐसे समझिए ना कि लोहे में जंग लगना। देखते होंगे कि जब धातु की नमी या लोहा देखते होंगे या कोई धातु नमी या जल के संपर्क में आता है तो धातु का परत क्या होता है बुआरे, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि धातु के सतह पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है, एक विशेष प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। उसकी वजह से बुआरे धातु का परत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्षय होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बुआरे संचारण कहते हैं। तो आप सिंपल वे में लिख सकते हो कि जब धातु नमी या जल के संपर्क में आता है तो एक विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। इसके सतह पर एक विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है बुआरे, धातु का परत क्या होता है, धीरे धीरे क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग बुआरे संचारण का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में बुआरे हमने लोहे में जंग लगना लिख दिया है। अब पूछ रहा है बुआरे इससे सुरक्षा के उपाय। तो जनरली आप देखते होंगे कि घर में जो गेट ग्रिल होता है तो उसके लिए क्या करते हो बुआरे, कि जल की बूंदे का उस जल की बूंदों का उस पर जमाव नहीं हो, उसके लिए उसको चिकना बना देते हैं, उसके सरफेस को। ठीक है, सीरीज पेपर वगैरह से घस देते हैं। तो सबसे पहला उपाय हो गया बुआरे कि धातुओं के सतह को चिकना बना दीजिए। आप धातुओं के सतह को चिकना अगर बनाइएगा तो उस पर जल की बूंदों का जमाव नहीं होगा और बुआरे संचारण का दर भी कम हो जाएगा। दूसरा, आप धातु के सतह पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ये सब भी बुआरे संचारण के उपाय है। काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, हमने इसको बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए बढ़ते हैं। एकदम सिंपल सा है, वैसा हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें क्या होता है बुआरे, कार्बन कार्बन एकल बंधन होता है। तो एकदम सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंधन हो, क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंधन हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसे हम लोग एल्केन या पाराफिन भी कहते हैं।
इसका सामान्य सूत्र बुआरे आप लोग जानते ही हो। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहां n का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को भी लिख दीजिए बुआरे। मीथेन ले लीजिए, ठीक है, CH4। इथेन ले लीजिए, C2H6, ठीक है, C2H6। प्रोपेन ले लीजिए, C3H8 वगैरह वगैरह बुआरे, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मीथेन का भी अनुसूत्र लिख दीजिए ब्रैकेट में, CH4, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हुआ बुआरे? जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो? एकल बंधन हो, इसको हम लोग एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एग्जाम्पल्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो संतृप्त हो गया बुआरे। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लीजिए। इसमें बुआरे कार्बन कार्बन कम से कम एक द्विबंधन या त्रिबंधन तो, ठीक है, होना ही होना है। यानी आप कह सकते हो कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ठीक है कम से कम एक द्विबंधन इस तरह से बुआरे, ठीक है, ये कार्बन कार्बन द्विबंधन या एक त्रिबंधन कुछ इस तरह से C∼C, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कम से कम एक द्विबंधन या एक त्रिबंधन, ठीक है, अवश्य हो, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो आप सिंपली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बुआरे आप कह सकते हो कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कम से कम एक द्विबंधन या एक त्रिबंधन अवश्य हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बुआरे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक द्विबंधन युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग एल्कीन कहेंगे और दूसरा एल्काइन कहेंगे, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बुआरे हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र तो आप लोग जानते ही हो, CnH2n, और एल्काइन का बुआरे सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। यहां n का वैल्यू क्या होगा बुआरे? 2 3 4 वगैरह वगैरह होगा, ठीक है। एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंधन होगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन क्या होगा? त्रिबंधन होगा। एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे एल्कीन का अगर आप एग्जाम्पल करोगे, ठीक है, तो इथीन कर दो C2H4, प्रोपीन कर दो C3H6 वगैरह वगैरह। अगर एल्काइन का एग्जाम्पल करोगे बुआरे तो इसमें इथाइन कर दो C2H2, प्रोपाइन कर दो C3H4 वगैरह, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए बुआरे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? कार्बन कार्बन, ठीक है, एकल बंधन होगा, इसको हम लोग एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। और एग्जाम्पल में बुआरे मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन कम से कम एक द्विबंधन या त्रिबंधन होगा, ठीक है। और इसको आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, सिंपली एक एल्कीन और दूसरा अल्काइन। एल्कीन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होगा और अल्काइन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। यहां पर बुआरे हमने एग्जाम्पल कर दिया है, एल्कीन का इथीन, प्रोपीन, एल्काइन का इथाइन, प्रोपाइन वगैरह। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बुआरे, जैव आवर्धन क्या है? तो चलिए बुआरे, जैव आवर्धन को आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। फर्ज कीजिए कि आप, ठीक है, अपने फसल में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं और वो फसल कोई बकरी खा जाती है और बकरी को बुआरे कोई और अन्य जीव खा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? वो जहरीला कीटनाशक क्या होता है, ठीक है, आहार श्रृंखला में शामिल हो जाता है। पौधे को बकरी खाया,
तो वो बकरी तक गया, और फिर बकरी के बाद बकरी को कोई अन्य जीव खाता है। तो इस तरह से बुआरे ये जो है जहरीला कीटनाशक क्या होता है, आहार श्रृंखला में शामिल हो जाता है, और ये बुआरे हम लोग, इसको बुआरे हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में बुआरे जैव आवर्धन का लिखना है तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और परिभाषा देखो, बुआरे हम बहुत ही सिंपल तरीका से लिख दिए कि आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण क्या होता है, बुआरे जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बुआरे देखिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का चित्र बनाए, केवल बुआरे चित्र बनाना है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो बुआरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार ध्यान से देखिए कि एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का चित्र बनाए। बुआरे अगर हम लोग पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो लिंडमान के 10% नियम के अनुसार होता है। तो खैर इसको अभी डिटेल नहीं करना है बुआरे, सिंपली आप है ना पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का चित्र बना दीजिए। तो देखिए ये सूर्य प्रकाश उत्पादक, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, और ये ऊपर जो है बुआरे शीर्ष मांसाहारी है। तो इसमें कोई खास समझने के लिए नहीं है बुआरे। तो चलिए है ना इस ऊर्जा प्रवाह का चित्र इस तरह से कर दीजिएगा और आपको बुआरे प्रश्न के लिए पूरा अंक मिल जाएगा। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे हम लोग सेक्शन बी के अंतिम क्वेश्चन के लिए मूव कर रहे हैं। बुआरे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो बुआरे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बुआरे। तो इसका आप सबसे पहला कारण दे सकते हो कि मटर का पौधा बुआरे आसानी से उपलब्ध हो जाता था। सबसे पहला कारण कि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध था। दूसरा, मटर का पौधा साल में कई बार लगाया जा सकता है। और तीसरा बात बुआरे कि मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं बड़े एवं अधिक परागण क्षमता वाले होते हैं। तो बुआरे इस 3 वजह को आप इस क्वेश्चन के लिए लिख दीजिए बुआरे। तो चलिए इसको हम स्क्रीन पर क्वेश्चन को स्कैन करके रख दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलिए सेक्शन सी के लिए मूव करते हैं बुआरे। तो सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा बुआरे, 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 3 का जवाब करना है। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं बुआरे। कह रहा है एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 तथा R3 है को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बुआरे, जिसे पिछले सेट में बुआरे हम लोग सेट 1 में किए थे, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए था। और यहां पर बुआरे समांतर क्रम संयोजन के लिए करना है। पार्श्व क्रम संयोजन का मतलब हुआ बुआरे समांतर क्रम संयोजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बुआरे, यहां पर आपका 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3, इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 15 के लिए हम लोग बुआरे मूव करते हैं। 15 का उत्तर बुआरे, तो यहां पर बुआरे 3 प्रतिरोध है आपका, जिसको कैसे जोड़ा गया है बुआरे, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो चलिए एक प्रतिरोध ये हो गया बुआरे, दूसरा है ना एक प्रतिरोध ये हो गया, और एक प्रतिरोध ये हो गया बुआरे। ठीक है, एक R1 मान लेते हैं, दूसरा मान लीजिए ये R1 है और ये क्या है R2 है और ये R3 है। 3 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिए बुआरे। फर्ज कीजिए कि परिपथ से I धारा बह रही है और बुआरे ये 3 हिस्सा में मान लीजिए बट गया, ये I1, ये I2 और ये I3। कोई दिक्कत बुआरे। तो यहां पर R1, R2 और R3 क्या है बुआरे, 3 प्रतिरोध है जो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम में। तो लिखेंगे बुआरे, माना कि R1, R2 एवं R3 3 प्रतिरोध आपस में पार्श्व क्रम जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं बुआरे, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। ठीक है,
और प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 से प्रवाहित धारा क्या है बुआरे, यहां ये लिखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 से प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 एवं I3 है। बात को समझिए बुआरे, तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्या है, पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, और इससे क्या प्रवाहित धारा R1, R2 तथा R3 से प्रवाहित धारा का मान क्या है, क्रमशः I1, I2 और I3 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और परिपथ का कुल विभवांतर बुआरे V मान लीजिए। परिपथ का कुल विभवांतर V है। तो चलिए बुआरे अब इस पर ओम का नियम लगाइए। ओम के नियम से क्या होगा बुआरे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर I इक्वल टू VR हो गया बुआरे, चलिए यहां पर लिखते हैं। ठीक है, पुनः I1 क्या हो जाएगा बुआरे, V बाय R1 हो जाएगा। I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2 हो जाएगा, तथा I3 क्या हो जाएगा बुआरे, V बाय R3 हो जाएगा। इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, I1 प्लस I2 प्लस I3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 के जगह V बाय R1, I2 के जगह V बाय R2 और I3 के जगह बुआरे V बाय R3, या I इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, V कॉमन ले लीजिए तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ V है बुआरे, ये कॉमन है। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए बुआरे, समीकरण 1 में देखिए I इक्वल टू क्या है, V बाय R है, तो V बाय R इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये देखिए V और V कैंसिल बुआरे, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये बुआरे पार्श्वक्रम में अगर तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को जोड़ा जाए तो पार्श्वक्रम संयोजन के लिए बुआरे समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होगा। चलिए फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए बुआरे, तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, इसको आपस में पार्श्वक्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इससे धारा बुआरे क्रम से I1, I2 और I3 धारा बह रही है। ठीक है, और परिपथ का कुल विभवांतर भी है बुआरे। ओम का नियम लगाए V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R, तो I1 हो जाएगा V बाय R1, I2 V बाय R2 और I3 V बाय R3। तो I धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये I धारा बुआरे तीन हिस्से में बट रहा है यहाँ पर, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। तो I1 के लिए वैल्यू V बाय R1 है बुआरे, I2 के लिए V बाय R2 है और I3 के लिए V बाय R3 है। V कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। समीकरण 1 में आप देखिए बुआरे I इक्वल टू क्या है, V बाय R है, तो I की जगह V बाय R रख दी, V भी कैंसिल, और फाइनली बुआरे 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो गया। काफी आसान है बुआरे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए, एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और इसके दो उपयोगों को लिखिए बुआरे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बुआरे। अगर आप विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर क्या होता है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या करती है बुआरे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है बुआरे। इसके सिद्धांत, इसका जो नामांकित चित्र है, इसका उपयोग है बुआरे, हम स्कैन करके इस बोर्ड पर डाल रहे हैं। काफी आसान है बुआरे, इसको हम समझा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बुआरे अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो कह सकते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। फिर से ध्यान दीजिएगा बुआरे, अगर हम लोग विद्युत मोटर के सिद्धांत की बात करें बुआरे तो आप कह सकते हो कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। और यहां पर बुआरे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक विशेष प्रकार का बल आरोपित होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बुआरे ये आपका, ठीक है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है। इसका बुआरे हमने चित्र भी बना दिया है,
ठीक है। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो बुआरे आप लोग देखते होंगे जनरली घर में जो पंखा यूज करते हैं, जेट पंप यूज करते हैं, तो ये सब क्या है बुआरे, ठीक है, विद्युत मोटर का उपयोग है। तो चलिए बुआरे, स्क्रीन पर जो आपका स्कैन करके, ठीक है, इसका पीडीएफ रखा हुआ है बुआरे, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं। कह रहा है समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवी का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो बुआरे समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नंबर कितना है बुआरे, 17, ठीक है, 17 का उत्तर बुआरे कह रहा है समावयवता। पिछले सेट में बुआरे सजातीय श्रेणी था, होमोलॉगस सीरीज, यहां पर समावयवता है। समावयवता है बोले तो आइसोमेरिज्म। देखिए बुआरे, अगर इसके लेटरल मीनिंग की बात करें तो ये आइसोमेरिज्म जो है बुआरे दो वर्ड मिलकर बना है, एक आइसो और दूसरा मेरोस। आइसो का मतलब होता है सेम यानी कि समान, मेरोस का मतलब पार्ट्स या हिस्सा। खैर इन सारी बातों को आप छोड़िए, एकदम सिंपल वे में बुआरे डेफिनेशन लिखिए। आप यहां पर लिख सकते हो, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। आपस में समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ठीक है, आपस में समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। ठीक है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ठीक है, समावयवी कहलाते हैं, आपस में समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल बुआरे यहां पर कह रहा है पेंटेन का समावयवी लिखने के लिए, पेंटेन के समावयवी। तो बुआरे आप लोग ब्यूटेन और पेंटेन ये दोनों का समावयवी पढ़ना है। अगर ब्यूटेन का समावयवी पूछा जाता है तो बुआरे आप है ना नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन लिखते। तो पेंटेन की बुआरे 3 समावयवी हम लोग नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन को लिखेंगे। तो चलिए देखिए, ये 5 कार्बन बुआरे कुछ इस नॉर्मल पेंटेन में इस तरह से सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है और कार्बन के 4 संयुक्ता को पूरा करने के लिए इसके साथ बुआरे हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग कार्बन था उसके यौगिक चैप्टर में डिटेल से पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो ये बुआरे आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया। एन पेंटेन भी बुआरे इसको लिखते हैं हम लोग। अगर हम लोग आइसो पेंटेन की बात करें तो बुआरे यहां पर एक कार्बन जोड़ देंगे। ठीक है, संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन रख देंगे बुआरे। तो ये आपका बुआरे आइसो पेंटेन हो गया। क्या हो गया ये? आइसो पेंटेन। एक और समावयवी बुआरे हम लोग नियोपेंटेन पर भी बात कर लेते हैं, आइसोपेंटेन। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। नियोपेंटेन के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे बुआरे स्ट्रक्चर। ये संयोजकता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन के साथ जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये बुआरे आपका नियोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन। देखिए बुआरे सबका अणुसूत्र समान है, यही ना परिभाषा कर रहा है। अणुसूत्र देखिए सब में C5H12 है। गौर कीजिए C5H12 देखिए 1 2 3 4 5 और 3 5 7 9 12। इसमें भी देखिए 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो बुआरे अणुसूत्र क्या है? समान है सबका, लेकिन संरचना सूत्र देखिए अलग अलग है, इसलिए समावयवी है बुआरे। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को देख लीजिए। बुआरे कह रहा है कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र क्या हो बुआरे? समान हो, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना क्या होगी बुआरे? समावयवता होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 18, काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे। ये क्वेश्चन आप 7th 8th क्लास से पढ़ रहे होंगे। ओजोन क्या है? ए नंबर, बी नंबर कह रहा है यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। सी नंबर कह रहा है ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो बुआरे अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। यानी आप सिंपली समझ सकते हो कि ओजोन जो है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के बना है। अगर 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़े तो क्या बनता है बुआरे? O3 बनता है। ठीक है, तो यहां पर बुआरे है ना, ओजोन के एक अणु में बुआरे ऑक्सीजन के क्या होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। अब दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का बुआरे, यहां पर कह रहा है यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो बात को समझिए बुआरे, अगर हम लोग पारितंत्र, अगर ओजोन लेयर की बात करें तो समझ लीजिए कि ये ओजोन लेयर जो होता है बुआरे, समझ लीजिए हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पारितंत्र के लिए एक सुरक्षा छतरी है। सूर्य से जो है ना घातक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको जानते हैं बुआरे परावैंगनिक किरणों के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करती है बुआरे? परावैंगनिक किरणों से हम लोगों का बचाव करती है। तो समझिए कि ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे पारितंत्र के लिए सुरक्षा छतरी की तरह है। आप कह सकते हो कि ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक परावैंगनिक किरणों को क्या करता है बुआरे? सोख लेता है, और इस परावैंगनिक किरण को बुआरे पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हो कि ये जो ओजोन लेयर है बुआरे, ओजोन परत है, ये हमारे पारितंत्र के लिए सुरक्षा छतरी का काम करती है, या सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। ठीक ना। अब एक चीज बुआरे, हम ये क्वेश्चन चूंकि लिखने वाला है, सारा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखना अच्छा है ना, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा बुआरे। तो चलिए हम लोग इसके पीडीएफ को बुआरे हम आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा बुआरे, और एक चीज और ध्यान देने वाला बात है बुआरे, अगर परावैंगनिक किरणों की बात करें तो ये परावैंगनिक किरण जो होता है बुआरे जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ये तो आप लोग जानते ही हो। इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद इत्यादि भयानक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ठीक है, यह पौधे के पत्तियों को भी क्षतिग्रस्त करता है बुआरे। ये सारा बात हमने बुआरे लिख दिया है। अब इसका जो तीसरा हिस्सा बुआरे काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है ओजोन परत को क्षय है ना, ओजोन परत के क्षय को कम करने के उपाय बतावे। ठीक है, यानी ओजोन का परत जो नष्ट हो रहा है बुआरे, इसको हम लोग इस ओजोन परत नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है बुआरे कि अगर CFC एवं एरोसोल वाले कार्बनिक यौगिकों का हम कम से कम उपयोग करें। ठीक है, दूसरा है नाभिकीय विस्फोटकों पर नियंत्रण करना बुआरे। तीसरा, आप सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग अगर किया जाए बुआरे, तो ये ओजोन के परत को क्षय से रोकने में काफी मददगार होगा बुआरे। ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बुआरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बुआरे। अगर हम लोग लिंग निर्धारण की बात करें तो आप सिंपली कह सकते हो कि किसी शिशु का जन्म से पूर्व नर या मादा होने की भविष्यवाणी करना ही क्या है? लिंग निर्धारण है बुआरे। कि शिशु का जन्म भी नहीं हुआ और उससे पहले ही हम बता दिए कि शिशु लड़का है या लड़की है, तो ये क्या होगा बुआरे? लिंग निर्धारण कहलाएगा। इसको आप ऐसे समझिए बुआरे। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप लोग को जैसे पता है कि ये पिता बुआरे X और Y, इस पिता में जो है ये X और Y क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्र होगा, और माता में बुआरे हमारा XX गुणसूत्र होगा। ये पिता का गुणसूत्र है बुआरे, ये माता का गुणसूत्र है। अगर पिता का X गुणसूत्र और माता के X गुणसूत्र, ठीक है, आपस में मिलते हैं, ये X और X, तो यहां पर क्या होगा बुआरे? यहां पर लड़की। ठीक है, उसी तरह से देखिए, पिता का ये X और माता का ये X, तो यहां पर भी बुआरे क्या होगा? लड़की होगा। ठीक ना। लेकिन अगर पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिले यहां पर, तो क्या होगा बुआरे? ये X और Y, तो ये क्या होगा बुआरे? ये लड़का होगा। ठीक है, उसी तरह से ये Y इस X के साथ भी मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बुआरे आपका क्या होगा? ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा? लड़का होगा।
एकदम सिंपल सा बात है बुआरे, आप इसको एकदम सिंपल वे में लिख सकते हो। अगर पिता पक्ष से x गुणसूत्र और माता पक्ष से x गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की होगा, और अगर पिता पक्ष से y गुणसूत्र और माता पक्ष से x गुणसूत्र मिलेगा तो यहां पर क्या होगा बुआरे, लड़का होगा। तो इस तरह से बुआरे मानव में लिंग निर्धारण होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, ठीक है। चलिए बुआरे हम लोग सेट 2 भी पूरा कर लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।